Hello everyone, this is our second chapter of Political Science class 12th NCERT। इस चैप्टर को मैंने सेकंड चैप्टर इसलिए बोला है क्योंकि आपके सीबीएसई के जो न्यू सिलेबस के हिसाब से आपका सेकंड चैप्टर कट चुका है और ये थर्ड था, तो ये थर्ड के बेस पे सेकंड हो चुका है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में हम फर्स्ट चीज़ देखते हैं वो क्या है। फर्स्ट चीज़ तो देखेंगे तो हम वो होता है प्लानिंग कमीशन, बट कट हो चुका है। इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी लेनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से फिर हम नीति आयोग पे आते हैं, जो कि आपका मेन पॉइंट है और एग्ज़ाम में आने वाला है। तो प्लानिंग कमीशन क्या था? प्लानिंग कमीशन फॉर्म हुआ था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे पास ये था कि हमें अपनी हर एक चीज़ का डेवलपमेंट करना है, हमें अपने इंडिया का एक डेवलप कंट्री के रूप में देखना है। तो इसलिए हमने उसी चीज़ को देखते हुए प्लानिंग कमीशन बनाया। प्लानिंग कमीशन के अंदर हमने फाइव ईयर की प्लान बनाए और उसके अंदर हमने ये ठाना कि हम 5 ईयर में ऐसा एक गोल बनाएंगे जिसको हम अचीव करेंगे उसी 5 ईयर में। और ये प्लान हमारे 2014 तक लास्ट बने थे। उसके बाद फिर हम इसको रिप्लेस करके नीति आयोग आ गया था। तो प्लानिंग कमीशन फॉर्म हुआ था 15 मार्च 1950। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके 2 साल बाद इसको फॉर्म कर दिया गया था प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन के साथ साथ एक एनडीसी भी काम करता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, बट प्लानिंग कमीशन जो था वो फ़िलहाल नहीं है, उसकी जगह पे कौन है? नीति आयोग। और हम ये भी कह सकते हैं कि नीति आयोग इज़ द सक्सेसर ऑफ प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे, जितने भी फंक्शंस थे, वही ऑब्जेक्टिव और फंक्शन सेम टू सेम नीति आयोग के हैं। और नीति आयोग के बारे में हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं। और प्लानिंग कमीशन इतना ही पढ़ेंगे हम। प्लानिंग कमीशन के बाद हमने रिप्लेस करके देखा नीति आयोग। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म, नीति कोई नाम नहीं है, इसकी एक फुल फॉर्म है, एक एग्जैक्ट जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी फाउंडिंग डेट है 1 जनवरी 2015। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, आपका प्लानिंग कमीशन था वो डिज़ोल्व हो गया था, स्क्रैप अप हो गया था, वो हो गया था 17 अगस्त 2014। तो ऐसे ही इसके बारे में पढ़ते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग में क्या है कि एक थिंक टैंक पॉलिसी है, ठीक है। थिंक टैंक मीन्स, थिंक मतलब सोचना और टैंक मतलब आप समझ सकते हो। तो एक थिंक टैंक पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट की है। और गवर्नमेंट किसकी है? हमारी इंडिया की। और उसका एम क्या है? अचीव करना गोल को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, ठीक है। उसके गोल को अचीव करना, कौन सा गोल? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके जो चेयरपर्सन है वो पीएम ऑफ इंडिया, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो जो इसके चेयरपर्सन होते हैं। अब मान लीजिए ये फॉर्म कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। भी उसी टाइम पे भी हमारे पास कौन सी सरकार थी? नरेंद्र मोदी जी की। और टिल नाउ 2020 में भी हमारी सरकार क्या है? नरेंद्र मोदी की। बट इसमें क्या बताना चाहती हूँ मैं कि इसका जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो ये है कि जितने भी सालों में जो प्राइम मिनिस्टर आएगा हम उसमें ही उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि मनमोहन सिंह थे, और हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर क्या नाम, जवाहरलाल नेहरू थे। तो जो जिस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर था हमें वही नाम लिखना है उस टाइम पे जिस टाइम पे क्वेश्चन पुट अप हुआ है। अगर आपसे अभी पूछते हैं तो आप नरेंद्र मोदी लिखोगे, अगले साल पूछते हैं किसी और की सरकार होगी तो आप उसका नाम लिखोगे। इसका जो वाइस चेयरपर्सन होता है वो अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के, और उससे प्राइम मिनिस्टर ही इसको अपॉइंट करता है। इनके जो सीईओ हैं वो है अमिताभ कांत। और इनका जो नीति आयोग का हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली। दिल्ली तो आपको पता ही है, यहाँ पे हेडक्वार्टर तो नॉर्मल बात है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। नीति आयोग के बारे में क्लियर हो गया होगा कि नीति आयोग एक थिंक टैंक पॉलिसी है गवर्नमेंट की। और इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें एक गोल को अचीव करना होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिसोर्सेज को संभाल के रखना होता है आपने। और आप जैसा भी देख रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इससे ही इसका मतलब निकल के आ रहा है कि एक ऐसा नेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि बनाया गया है भारत की ट्रांसफॉर्मिंग के लिए। ट्रांसफॉर्मिंग मीन्स इसको डेवलप करने के लिए, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई सारी चीज़ें हैं ऐसी जो डेवलप करने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ हम अब पढ़ते हैं आगे एनडीसी के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे बात कर रहे हैं एनडीसी की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये क्या होता है? ये आपके जो चैप्टर सेकंड है इसी का पार्ट है। नीति आयोग के बाद एनडीसी के बारे में भी पढ़ेंगे। ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, एनडीसी।
एनडीसी जो है ये आपकी बुक्स में भी अभी अवेलेबल शायद ही होगा, क्योंकि नीति आयोग और एनडीसी ये न्यू टॉपिक्स हैं। प्लानिंग कमीशन के साथ साथ जो एनडीसी है ये भी काम कर रहा था, और 6 अगस्त 1952 को ये इस्टेब्लिश हो गया था, और 68 ईयर्स अगो हो गए इसको। और एजेंसी एग्जीक्यूटिव जो थे श्री नरेंद्र मोदी थे इनके। और ये अब नहीं है, एनडीसी भी नहीं है और प्लानिंग कमीशन भी नहीं है, बट एनडीसी दिया है हमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो हम पढ़ेंगे ये क्या होता है। फर्स्ट मीटिंग जो थी वो 8 और 9 नवंबर को, इसमें कुछ मतलब ये है कि 8th को थी या फिर 9th को थी, हर जगह आपको यही मिलेगा 8 और 9 नवंबर 1952। इसी के साथ इसमें जो फर्स्ट मीटिंग थी वो चेयर की गई थी हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसको चेयर्ड करा था। उसके बाद जो क्या था कि जो 57 मीटिंग थी वो हेल्ड हुई थी, ठीक है। और एनडीसी की वो थी 27 दिसंबर 2012, ये लास्ट मीटिंग थी एनडीसी की। इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, टू सिक्योर द कॉपरेशन ऑफ द स्टेट्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। इसका मतलब है कि कॉपरेशन रखना स्टेट्स के बीच में सिक्योर दौरान एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमारी सेंटर में गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की है, वैसे ही हमारी स्टेट में गवर्नमेंट जैसे आम आदमी पार्टी की है। तो इसमें क्या है कि हमें जो कॉपरेशन है वो स्टेट और सेंटर दोनों का रखना चाहिए, तो हमें स्टेट का कॉपरेशन भी सिक्योर करके रखना चाहिए। और सेकेंड वन है ऑब्जेक्टिव, टू स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज द एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द नेशन इन सपोर्ट ऑफ द प्लान। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो चेंजेस आ रहे हैं, एफ़र्ट्स जो हम एफ़र्ट्स पुट कर रहे हैं और जो हमारे रिसोर्सेज हैं नेशन के लिए, हमें उसमें सपोर्ट देना चाहिए। प्लानिंग में सपोर्ट करना चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, और जो चेंज आ रहे हैं उनको भी हमें सपोर्ट करना है। और टू इंश्योर द बैलेंस्ड एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स द इंडिया। इसमें क्या है कि जो बैलेंस्ड और रैपिड डेवलपमेंट हमारे जो इंडिया का वो हो रहा है, वो सभी पार्ट्स में होना चाहिए, एक ही नहीं एक ही पार्ट में हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा प्लानिंग कमीशन था, अबॉलिश होने से पहले प्लानिंग कमीशन में 5 ईयर प्लान्स हुआ करते थे, तो वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उनमें हमें सेटिस्फेक्शन देखने को नहीं मिली कहीं पे भी कि हमारे जो पूरे होल कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है वो भी कहीं कहीं ही इम्प्रूव हो पाया था। ऐसे ही इस चीज़ में है कि हमें ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलना चाहिए। अब हमारा आ जाता है फोर्थ पॉइंट, टू इम्प्रूव इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। हमारे जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव हो जाए, वो भी अच्छा हो, वो भी अपग्रेडेड हो। इसीलिए इसके ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि लिविंग स्टैंडर्ड भी अपग्रेड किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। एंड फिफ्थ वन एंड लास्ट वन इज़ टू इंक्रीज़ द पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो इंडिया की वो इस टाइम पे तो अभी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा लो है, बट हमें उसको इंक्रीज़ करना है। तो यही सारे एनडीसी के ऑब्जेक्टिव्स थे। और मेंबर्स कौन कौन थे ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम देखते हैं मेंबर्स कौन कौन थे एनडीसी की। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो काउंसिल थी उसके जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे हर एक स्टेट के, और उनके सब्स्टिट्यूट। इसी तरह से हमें हमारा जो एनडीसी है वो काम किया करता था, और इसी तरह से इसमें एनडीसी का काम होता था। ये अपेक्स बॉडी थी प्लानिंग कमीशन की, तो इसको हम अपेक्स बॉडी भी बोल सकते हैं प्लानिंग कमीशन की। तो प्लानिंग कमीशन और ये साथ ही साथ काम कर रहे थे। अब ना एनडीसी है और ना ही प्लानिंग कमीशन है, अब इन दोनों की फॉर्म क्या है, नीति आयोग। अब बात करते हैं हम ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड हुआ था पंजाब के अंदर लेट 1960s में, जैसे कि स्क्रीन पे फर्स्ट लाइन में लिखा है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे इंडिया में लेट 1960s में आ गया था, और इसके अंदर हमने बहुत सारी न्यू एग्रीकल्चरल की स्ट्रेटजीज़ हमने अपना ली थी। इन न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजीज़ के लिए मतलब गवर्नमेंट ने इनको ऑफ़र किया था, और ये स्ट्रेटजीज़ अपनाई गई थी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देती हूँ आपको, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड, जिसको आप HYV सीड्स बोलते हो, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ स्टार्ट हुआ था, पेस्टिसाइड्स का यूज़, और बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमारे इंडिया में आ चुकी थी। मशीन्स लाइक हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और थ्रेशर, कई सारी चीज़ें हमारी जो मशीन्स हैं वो भी हमारी जो इंडिया है उसके अंदर आ गई थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से जो हमारा जो फार्मर्स का प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हो गया था 3 टाइम्स। मतलब जहाँ पे 1 क्विंटल गेहूँ प्रोड्यूस होते थे उसकी जगह वहाँ पे
3 कुंटल गेहूँ प्रोड्यूस हो रहे थे। तो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था इस चीज़ से कि उन्होंने देखा कि फर्टिलाइज़र्स के यूज़ से जहाँ वो मैन्योर खाद का यूज़ कर रहे थे, उसी जगह उन्होंने फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया। तो उस यूज़ से इनका जो प्रोडक्शन है वो 3 गुना बढ़ गया था और इससे जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गया था। फार्मर्स की जो भी कंडीशन थी वो सुधरने लगी थी और ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इसका ग्रीन रेवोल्यूशन का। गुजरात, पंजाब इस साइड ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा था, देखने को मिला था। ग्रीन रेवोल्यूशन टोटली हमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखने को नहीं मिला था, इसका इम्पैक्ट कहीं कहीं देखने को मिला था। और रही बात हमारी कि ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया गया था इंडिया में, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो इंडिया ने मशीन्स का, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, थ्रेशर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गई, फर्टिलाइजर्स आ गए, पेस्टिसाइड्स आ गए, HYV सीड्स आ गए, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। तो ये बहुत हेल्पफुल रहा ग्रीन रेवोल्यूशन, नो डाउट, बट इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी थे। जिस चीज़ का पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है उसका नेगेटिव भी ज़रूर होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव इफ़ेक्ट फर्स्ट तो यही हो सकता है, सॉइल इरोजन, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर्स में केमिकल का यूज़ ज़्यादा किया जाता है और जिससे जो आपकी सॉइल इरोजन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लैंड डिग्रेडेशन होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है हर चीज़ का। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता, ये इको फ्रेंडली नहीं है, तो इसलिए ये अगेंस्ट है हर चीज़ के, क्योंकि केमिकल से बना हुआ है और हम इसे सॉइल में यूज़ करते हैं तो इससे सॉइल डिग्रेडेशन भी होता है। बहुत हार्मफुल होता है ये अगर इसका ज़्यादा यूज़ किया जाए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा अगर इनपुट्स का, तो आपकी जो सॉइल है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, उसकी फर्टिलिटी भी लूज़ हो सकती है। और हमें जो है वो गैप देखने को मिला बिटवीन किसके, लैंडलॉर्ड एंड पुअर फार्मर्स। अब आप एक बात बताइए, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ आई थी हमारे इंडिया में, ये सारी फ्रीली तो प्रोवाइड की नहीं जाएंगी, ये सारी बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी और ये कॉस्टली प्रोवाइड की जा रही थी। इसी वजह से कॉस्टली होने के कारण इसका फ़ायदा ओनली टू ओनली लैंडलॉर्ड ही उठा रहे थे। अब हमें इस गैप को भी दूर करना था, क्योंकि जो ये लैंडलॉर्ड है ये फ़ायदा उठा रहे थे कि कॉस्टली है तो लैंडलॉर्ड ही इसे परचेज़ कर पाएंगे और पुअर फार्मर अफोर्डेबल नहीं थे, उनके पास परचेजिंग पावर बिल्कुल भी नहीं थी कि वो ये खरीद सके। HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, जितने भी ये है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड गई है, इरीगेशन फैसिलिटीज़ है, सारी लैंडलॉर्ड के पास थी और उनका ही प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा था। पुअर फार्मर्स को कोई भी इतनी हेल्प नहीं मिल पा रही थी। इसी के साथ आपका ग्रीन रेवोल्यूशन ख़त्म होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में इतना ही था कि ग्रीन रेवोल्यूशन आपका एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए लाया गया था। इससे एग्रीकल्चर डेवलप भी हुआ था, बट कुछ ही भाग में हुआ था, इसको भी नेगेटिव में मान सकते हैं हम। और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं और पॉजिटिव तो मैंने आपको बता ही दिए, इतने सारे इम्पैक्ट है, बट नेगेटिव भी है, सॉइल इरोजन वगैरह है। और इसमें जो है गैप देखने को मिला लैंडलॉर्ड और पुअर, बट हमें ये क्या था, बाद में जो गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर दी थी इन चीज़ों पे और साथ ही साथ लोन्स भी कम लो रेट इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिए थे बैंकों के द्वारा। तो इसलिए थोड़ा इम्पेक्ट हुआ कि एग्रीकल्चर में थोड़ा सुधार आया, बट इतना नहीं आया। काफ़ी हद तक हमें देखने को मिला कि ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैल नहीं पाया। बस इतना ही था। अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन को हम ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं और ये वाइट रेवोल्यूशन हमारा रिलेटेड है मिल्क से, दूध से, यानी इसमें हमारी जो है बहुत सारी चीज़ें मतलब दूध से रिलेटेड हैं कि उसको डेवलपमेंट, मिल्क प्रोडक्शन कैसे डेवलपमेंट किया गया। लॉन्च्ड ये हुआ था 13 जनवरी 1970 को, वाइट रेवोल्यूशन, जिसको हम ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था और ये स्टार्ट किया गया था गुजरात से। और इसके जो फाउंडर थे, इसको जो लॉन्च करने के फाउंडर थे वो भी वर्गीज़ कुरियन थे और ये फाउंडर थे अमूल के। जो अमूल आपका ब्रांड है दूध का, उसके ये फाउंडर थे वर्गीज़ कुरियन। और इसमें क्या था, ऑर्गेनाइज़ की गई थी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर, मतलब कि एक डेयरी फार्मिंग ऑर्गेनाइज़ की गई थी कि डेयरी फार्मिंग से लोगों को रोज़गार मिला था और इससे एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करी थी वाइट रेवोल्यूशन से। और मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुआ था और लोगों की पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में भी हेल्प हुई थी कि पॉवर्टी भी कम हो गई थी, इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली थी। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुआ था। इसका पर्पस, मेन पर्पस क्या था कि इंक्रीज़ करना मिल्क के प्रोडक्शन को। और ये स्टार्ट किया गया था, वर्गीज़ कुरियन ने स्टार्ट करा था गुजरात में।
तो वाइट रेवोल्यूशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। और ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ वाइट रेवोल्यूशन, तो आप इसमें यही सब लिखेंगे कि इससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई थी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में हेल्पफुल हुआ था, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। सो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की वीडियो में आपने देखा होगा कि आपने फर्स्ट थिंग देखी थी नीति आयोग, सेकंड वन एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एंड थर्ड वन वी हैव ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम पढ़ रहे हैं वाइट रेवोल्यूशन। इसी के साथ ही जो आपका चैप्टर है वो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।